आज का हमारा वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली रिलेटेड है मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट है 1.5 ईयर या 2.5 ईयर बीएड के लिए आप लिखते हैं बनाते हैं, जिसका कोर्स कोड 8613 है, उसको किस तरह से लिखा जाए। तो हर एक पेज में की जो स्टार्टिंग है वो आप अपने रोल नंबर से करेंगे। उसके बाद आप डिटेल्स लिखेंगे, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सेमेस्टर लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, किस रीजन से हैं। उसके बाद आप थीम, सब थीम और फिर टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद आप सेकंड पेज पे जब आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे अगेन आप अपना रोल नंबर लिख के स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप बैकग्राउंड में आ जाएंगे कि स्कूल के एरिया का बैकग्राउंड, स्कूल से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से कौन सा स्कूल है और किस एरिया में है, किस तरह का है, उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल आपने पहले बता दिया कि ये स्कूल जो है अर्बन में है, रूरल एरियाज़ में है, शहर में है या गांव में है। तो उसके बाद आप आ जाएंगे स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड पे कि उन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन के हिस्से हिस्से में आए हैं, जिनको आपने ऑब्जर्व किया या जिनको आपने जिस भी तरीके से डाटा कलेक्ट किया है, तो वो पॉपुलेशन, वो सैंपल जो है वो उसका बैकग्राउंड है कहाँ से, क्या वो उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस प्रोफेशन में है, उनकी जो अर्निंग ट्रेंड्स हैं वो कौन कौन सी है, पेरेंट्स किस तरह से अर्न करते हैं और उनकी लिटरेसी रेट आपने चेक करना है कि क्या बहुत ज़्यादा पुअर हैं या नॉन जो है मीडियोकर्स हैं या मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की जो है एरिया से बिलोंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आप पूरा सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखने के बाद आप एकेडमिक क्वालिटी बताएंगे कि उस पर्टिकुलर बच्चे की और उनके पेरेंट्स की एकेडमिक क्वालिटी कैसी है, स्कूल की जो एकेडमिक क्वालिटी है वो कैसी है, स्कूल में अच्छी तालीम दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। उसके बाद आप बच्चे की स्पेशल ट्रेड बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर आप 5-6 बच्चे ले रहे हैं अपनी डाटा के लिए, तो उनमें ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपने ऑब्जर्व की है। और फिर वो स्पेशल ट्रेड्स जो है वो कम्युनिटी के, स्कूल कैसे उनको जो है वो कैटर करता है, ये सारी बातें जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 है उसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, और ये पूरी आपने इसमें डिटेल लिखनी है। इसमें आप मैक्सिमम कितने भी जो है वो टू द पॉइंट रखें। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज बनाने के बजाय आप एक प्रॉपर तरीके से हर एक बात को 2-2, 3-3 लाइन में बता सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लेके पहले आप अपने स्कूल का बैकग्राउंड देंगे, उसके बाद बच्चों का बैकग्राउंड देंगे, फिर बच्चों के पेरेंट्स का बैकग्राउंड, फिर आपने स्कूल में उन बच्चों के स्पेशल ट्रेड्स कौन से देखे, उस स्कूल किस तरह से लेके चलते हैं, फिर रोल नंबर लिखेंगे, सेकंड पेज पे आ जाएंगे। तो ये सवाल आपका जितना आप उसको सही तरीके से एलैबोरेट करके लिखेंगे उतना आप उसमें प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो रिसर्च पे आ जाते हैं कि जो आपने रिसर्च की है उसके सवाल नंबर 1 पे। अब फिर आपने रोल नंबर लिखना है, थीम, सब थीम और फिर टॉपिक लिखने के बाद आप सवाल नंबर पहला है कि व्हाई डिड यू सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस स्लैश प्रॉब्लम इन योर क्लासरूम या और इंस्टीट्यूशन। अब आपने क्या करना है कि इसमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें आप अपना बैकग्राउंड देंगे, आप अपनी वजह बताएंगे, रैशनल बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ जिसने आपको मोटिवेट किया और आपने ये टॉपिक लिया। ये सिर्फ ये टॉपिक सिलेक्शन की बात नहीं होती कि आपको टॉपिक सिलेक्ट करके दे दिया जाए। जब आपसे टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है तब आपसे पूछा जाता है कि आप किस थीम पे काम करना चाहते हैं, वेदर आप जिस थीम पे काम करना चाहते हैं आपको उसकी मालूमात है या नहीं, आप जानते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या आप जानते हैं कि एथिक्स क्या है, या पता है आपको कि किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, रैशनल थिंकिंग बनाई जाती है, ऑनेस्टी है, ह्यूमिलिटी है। ये सारे जितने भी सब थीम हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको जब पता होता है तो डेफिनेटली आप उसको अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रॉब्लम्स के साथ उसको रिलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्लासरूम में या किसी इंस्टीट्यूशन में बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आए हैं। अब इस तरह से आपने अपने स्टडी का जो आपने टॉपिक लिया है, बहुत सी सिंपल सा सवाल है कि ये टॉपिक आपने किस थीम पे लिया है
आपकी थीम क्या है और उसका सब थीम क्या है, और उसके बाद आप ये बताइए कि सब थीम आपने जो सेलेक्ट किया है वो आपने क्यों सेलेक्ट किया, उसकी रीज़न बता दीजिए। और आप उसका बताइए कि आपके हिसाब से ये इसलिए अच्छा है। ऑनेस्टी पे आप पूरा एक ऐसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऑनेस्टी से क्या-क्या फ़ायदे और डिसऑनेस्टी से क्या-क्या नुकसानात होते हैं। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मुझे ये लगता है कि ये इस पे रिसर्च करनी चाहिए थी, तो मैंने इसको इस तरह से रिसर्च के हवाले से अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया हुआ था, इसलिए मेरा ये रैशनल है कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं इसको इस पर्टिकुलर क्लास में देखूँ कि ये बच्चे वाक़ई उस तरह से हैं जो ऑनेस्ट हैं, रैशनल थिंकर्स हैं या क्रिटिकल थिंकर्स हैं, और ह्यूमिलिटी है इनमें, डिसऑनेस्टी है या कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे। एक अपने रिसर्च की वजह बताएँगे कि आप क्यों करना चाह रहे हैं और क्यों आपने ये टॉपिक लिया। फिर आ जाते हैं कि व्हाट वाज़ योर डिस्कशन विद योर कलीग, फ्रेंड, सीनियर टीचर और सुपरवाइज़र रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अब आपसे कोई सवाल पूछता है जब कि आपने कोई टॉपिक लिया तो आपने कहा जी मैंने ये लिया, तो आपसे सेकंड सवाल तो यही होगा ना कि किस बेस पे दिया है, किस बिना पे लिया है। तो क्या आपके बारे में आपने डिस्कस किया है अपने कोलीग से, फ्रेंड से, ये सुपरवाइज़र से बात की है कि इस पे आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और क्या उन कोलीग ने, सुपरवाइज़र ने आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी है उस प्रॉब्लम के बारे में, आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दिए या नहीं दिए? तो अब फिर आप इसमें पूरी वो डिटेल लिखेंगे कि आपके साथ क्या किस तरीके से आपने ये टॉपिक लेके चले हैं, सुपरवाइज़र ने क्या रिस्पॉन्स दिया, दोस्तों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, सीनियर्स ने क्या रिस्पॉन्स लिया, इवन गूगल करते हैं तो उसके बारे में भी लिखें कि आपने गूगल में क्या फाइंड आउट किया इससे रिलेटेड, और आपको किस तरह से ये टॉपिक जो है वो आपको लगता है कि आप इसको बखूबी लिख सकते हैं और आप इसको जो है इस पे रिसर्च प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। ये लिटरेचर रिव्यू बेसिकली है आपका, कि जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी दूसरे लोगों ने इसी सेम प्रॉब्लम को किस तरह से फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो अगर मॉनिटरिंग नहीं कर किया जा ना किया जाए उनको, तो वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं या वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जो कि पेरेंट्स या टीचर्स के लिए अच्छी नहीं है। तो अब उस तरह की प्रॉब्लम्स को आप स्टडी करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन भी चाहिए, कि सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन तभी मिलेंगे जब हम डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टडीज़ को पढ़ेंगे। बुक्स क्या कहती हैं, आर्टिकल्स क्या कहते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स इसके बारे में क्या करते हैं। तो इसमें आप 10 जो मार्क्स का सवाल है इसमें आपने पूरा आपने एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से आपने डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ी और फलां ने ये बात इस तरह से कही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक का नाम लेके और जब बताते हैं मैं फातिमा डॉट एम, उसने ये बात कही है कि जो बच्चे डिसऑनेस्ट होते हैं उनको आप डिफरेंट तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें ताकि वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। अगर कोई डिसऑनेस्टी दिखाएँगे, आप उनको बहुत तारीफ़ें करें, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो फिर ऑनेस्ट हो जाएँ या कुछ और भी आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। इस तरह से आप पूरा जो लिटरेचर है जितना भी हो सकता है मैक्सिमम आप 15-16 आर्टिकल्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और उसके बाद उनमें से जो चीज़ें आपको लगती हैं कि किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, आप इस पे मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल्स जब भी पढ़े जाते हैं तो आर्टिकल का सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका फाइंडिंग्स या उनके सॉल्यूशन, उनके कॉन्क्लूजन्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया और किस तरह से उसकी सॉल्यूशंस डिफरेंट हो सकते हैं। ये आपका बहुत एक लेंथी क्वेश्चन है जिस पे आपने ये सारे जो है वो डिटेल्स मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपका जो टॉपिक था उसके मेजर वेरिएबल्स कौन से थे और उस वेरिएबल के साथ आपने किस तरह से उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया या कौन कौन से कंस्ट्रक्ट थे जो आप इस प्रोजेक्ट में लेके चले हैं। उसकी डेफिनेशंस बताएं या उसकी डिस्क्रिप्शन देखें जो कि आपको लिटरेचर से मिली हैं, और उसमें आप देखेंगे कि फिर ये सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी। आपके टॉपिक में क्या की टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल असेसिंग रैशनल थिंकिंग एट एलिमेंट्री लेवल, तो अब आपका जो रैशनल थिंकिंग है वो भी आपका की वेरिएबल आ जाता है।
असेसमेंट भी आपका की वेरिएबल आ जाता है। उसके बाद आपका जो ग्रेड है वो एलिमेंट्री लेवल भी आपका जो है वो वेरिएबल आ जाता है। इस तरह से आप उन वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, या बॉयज़ एंड गर्ल्स का अगर बताते हैं जेंडर वाइज स्टडी करते हैं तो वो जेंडर भी मेंशन कर सकते हैं आप अपने टॉपिक के की टर्म्स में। उसके बाद व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज टर्म्स, उसके बाद आप बताएंगे कि इन टर्म्स के बारे में जनरली तो आवाम ये सोचती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्रिटिकल थिंकिंग है, मेरे हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग कुछ और होगी, आपके हिसाब से कुछ क्रिटिकल थिंकिंग और है, लिटरेचर में कुछ और कही जाती है, लेकिन आप किस पर्सपेक्टिव से बच्चों को समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकर बनाना चाहिए। जाहिर है अगर आप एलिमेंट्री लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे स्टडी करें तो वह बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो उतनी लेवल की नहीं होगी जो आप मास्टर लेवल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप फिर आप बताएंगे कि इस तरह के बच्चे में इस एज के बच्चे में ये वाली क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप टर्म्स मेंशन करने के बाद आ जाएंगे वर्ड व्हाट पर्टिकुलर मीनिंग यू विल अटैच टू द टर्म व्हेन यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट। फिर आप पर्टिकुलर मीनिंग अपने हिसाब से उस मीनिंग को प्रोजेक्ट में कैसे मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद आप हर, जैसे मैंने बताया, हर पेज में अपना रोल नंबर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। अब आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में अचीव क्या करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इसके पर्पस लिखेंगे, एम्स लिखेंगे कि ये क्या हासिल करना चाहता हूँ मैं या चाहती हूँ। तो उसमें फॉर एग्जांपल व्हाट वाज द क्रिटिकल क्वेश्चन दैट वाज ट्राई टू बी आंसर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। कि फॉर एग्जांपल बच्चों की आपने ऑब्जर्व की कि वो बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेवियर दिखाते हैं, बिहेवियर ठीक ना होने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि आपने अपनी स्टडी को जिस तरह से डिज़ाइन किया है, आपने ऑब्जर्वेशन ली है जिसमें आपने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की है या नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की है। उसके बाद आप आ जाएंगे मेजर्स पे कि आपने ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो सकते हैं, और आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, आप कौन से स्टेप्स लेंगे जिनके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकेंगे। अब आप आ जाएंगे हु वर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट। इसमें आप डिटेल्स बताएंगे हर एक बच्चे को, जिसको आपने ग्रुप को, फोकस ग्रुप है या आपका जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको इस प्रोजेक्ट में आपने जैसे ऐड किया है, इंक्लूड किया है, तो उसको मेंशन करेंगे। आप ये बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एग्जांपल दी गई है कि उर्दू की हैंड राइटिंग किसी बच्चे की आप असेस करने जा रहे हैं, तो क्लास 7 के बच्चों की, 8 के बच्चों की जब आप हैंड राइटिंग देखेंगे, उनको कंपेयर करेंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल के साथ, तो हो सकता है कि वो आपको सेम रिजल्ट्स ना दे। तो लेकिन जो भी आपने अपनी पॉपुलेशन सैंपल दिया है, जो भी बच्चे आपने दिए हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन सबको डिटेल में यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले तो आपने ये प्रॉब्लम्स देख ली है, पहले आपने डिटेल बताई कि ये मेरी क्लास के बच्चे थे जिनकी हैंड राइटिंग इस तरीके से बहुत जो है वो पैथेटिक किस्म की थी, ख़राब थी, जिसकी वजह से उनके आंसर समझ नहीं आते थे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन अब आपने क्या मेजर लिए, अब आपने क्या स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स को बताइए कि क्या आपने उनको डेली जो है वो एक्सरसाइजेस करने के लिए दी कि वो आप एक्सरसाइज करके आइए, इसके बारे में हम इस तरह से जो है बच्चों के आपने मेजर्स कौन से लिए, मतलब आपने कौन से ऐसे इकदाम लिए जिनकी वजह से उनकी जो है हैंड राइटिंग ठीक हुई या उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हुई, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस उनके दिए, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई ताकि वो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया। अब आप उसकी पूरी टेक्निक बताएंगे, आपकी टेक्निक कौन सी थी उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने की। फिर आप इस टॉपिक में ये भी बता सकेंगे, अगर आपसे कोई पूछे आप तो कहेंगे कि मैंने तो एक आंसर में, लेकिन एक आंसर में आपने कह दिया कि मैंने इस तरह से किया। आपको पूरी डिटेल मेंशन करना पड़ेगी कि बाकी इस तरह से प्रैक्टिसेस करते थे, बाकी टीचर्स उनको इस तरह से लेके चलती थी, उनकी हैंड राइटिंग इतनी फोकस नहीं करती थी, इस वजह से उनकी ठीक नहीं थी। मैंने पर्टिकुलरली उनकी हैंड राइटिंग पे काम किया, मैंने उनसे एक्सरसाइजेस करवाई, मैंने उनको रिटन एक्सरसाइजेस दी, मैंने कॉम्पिटिशन करवाए।
उसकी वजह से जो है वो इनकी जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो गई। फिर आप बताएँगे कि आपने सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन-सा यूज़ किया डाटा कलेक्शन के लिए और हाउ वाज़ द इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। अब आप जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हम एक्शन रिसर्च में कभी भी मैनुअल नहीं सॉरी हम क्वेश्चनेयर नहीं यूज़ करते। हम जो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल है, इंटरव्यू है, स्टूडेंट वर्क है, पोर्टफोलियो टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। तो अब आप बताएंगे कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया था। तो आप ऑब्जर्वेशन अगर लेट सपोज अपनी डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें फिर आप ये बताएंगे कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स अगर आपने यूज़ की, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चनेयर बनाया, मतलब आपने जो अपने पास स्ट्रक्चर्ड कोई ऑब्जर्वेशन, एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने पार्टिसिपेटरी है और एक नॉन पार्टिसिपेटरी है। नॉन पार्टिसिपेटरी में बीइंग ऑब्जर्वर आप किसी एक जगह पे बैठ के बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आप जाके उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ खुद करते हैं और उसके बाद बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपके साथ शेयर किया है कि रेटिंग स्केल कैसे बनाया जाएगा, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट की जाती है, स्कूल वर्क, स्टूडेंट काम को कैसे देखा जाता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पर क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल पूछने का मकसद ये है कि पहले तो आप ये बताइए कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा था और उसको डाटा कलेक्शन के लिए आपने डेवलप कैसे किया। जब आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो फिर आपके पास आ जाती हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या कहते हैं, आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं। अब आप बताइए कि आपने जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन या चेक लिस्ट की, तो आपको क्या समझ आई कि इस तरह से आपको ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी हुई। बच्चे इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के बाद कितना इम्प्रूव किया है उन्होंने, या इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के बाद उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, प्रॉब्लम उनका सॉल्व हुआ है लेकिन पार्शियल हुआ है, फुलफिल अगर मतलब फुल नहीं हुआ है, पार्शली वो बस ठीक है, उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। तो ये सारी फाइंडिंग्स, ये सारे कंक्लूजन्स आप क्वेश्चन नंबर 9 पे लिखेंगे और उसके बाद और जितने बच्चे हैं उन सब की एक एक का अलग अलग आप रिजल्ट बताएंगे कि फॉर एग्जांपल फैसल ने जो है वो उसकी हैंड राइटिंग इस तरह से थी, उसके जो है वो हमने मार्क्स उनको फिर इस तरह से ये टेक्निक्स अडॉप्ट की और उन्होंने जैसे जैसे ये प्रैक्टिसेस की हैं उसके बाद उनके जो हैंड राइटिंग है वो बेहतर हो गई है। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर कोई इस तरह से अपना बेहतर बनाना चाहता है कोई किसी की भी हैंड राइटिंग, तो आप उसकी हैंड राइटिंग इस तरह से अच्छी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि महक जो है वो उनकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है लेकिन वो बहुत स्लो लिखती हैं, तो उनको स्लो लिखने का बेहतर तरीका ये है कि आप उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दें कि वो डेली बेसिस पे अपना रिटन काम करें। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट बच्चों के नाम होंगे, तो उन सारे बच्चों के नामों को आप मेंशन करके और फिर लिखते जाएंगे कि हाउ दीज चिल्ड्रन बिहेव्ड, और उन्होंने किस तरीके से किस एक्टिविटी को अंजाम दिया, और फिर उनके रिजल्ट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एट द एंड जो आपका लास्ट जो उसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वो आपसे पूछता है कि पूरे प्रोजेक्ट की समरी बताएं कि कहाँ से स्टार्ट किया था आपने। अब आप पूरी कहानी बताएंगे कि मेरा ये स्कूल था जिसमें मैंने ये जो है स्कूल के बच्चे लिए थे और ये वाली रिसर्च जो है मैंने कंडक्ट की थी, रिसर्च कंडक्ट की मैंने, एक्शन रिसर्च की। उसके मेन ऑब्जेक्टिव ये थे कि मैं एक प्रोसेस के तहत जो है वो बच्चों की रिजल्ट्स को देख सकूं, बच्चों की इम्प्रूवमेंट कर सकूं, बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं। फिर मैंने ये इस टेक्निक्स अडॉप्ट की और मुझे नज़र आया कि बच्चों में डिफरेंट तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं करने के बाद उनकी जो है इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद आप अपनी फीलिंग बताएंगे, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, आपको किस तरह से ये प्रैक्टिस लगी, बहुत डिफ़िकल्ट लगी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर वर्कशॉप डे टिल दी एंड ऑफ योर कंप्लीशन। आप ये बताएं कि किस तरह से आपको किसी ने गाइड किया, नहीं गाइड किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फील करने पड़े, क्या हर्डल्स आपको आए, और उसके बाद क्या ऐसी चीज़ें जो आपने पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट इसमें आप ज़रूर लिखेंगे, अपनी रिफ्लेक्शन देंगे कि आपको इसमें किस तरह से इस टॉपिक को करने में
एन्जॉय किया है या आपने बोर हुए हैं। अब आप लिखेंगे व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर, क्योंकि हम अज्यूम ये करते हैं कि बीएड के करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल बनेंगे, तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी आ गई है जो आप प्रोफेशनली अपने एक स्किल्ड टीचर बन सकते हैं। जब भी आप स्किल टीचर बनेंगे या आप ऑलरेडी टीचर हैं, तो आपको इस एक्टिविटी करने के बाद क्या ऐसा महसूस होता है कि अब आप इसको प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए इतनी ज़्यादा जो है वो मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये एक टेक्निक अडॉप्ट करते हुए मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब आप पूरी डिटेल्स लिखेंगे कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जिसको एपीए मैनुअल कहा जाता है, उसका 6th एडिशन देखेंगे। उसके हिसाब से जो भी आपने लिटरेचर ऊपर आपने लिखा है, उस लिटरेचर में जिन भी लोगों को आपने इंक्लूड किया है, 15-20 जितने भी हैं, उनके यहाँ पे किस तरह से उनको आपने साइट करना है, बताना है, एक्नॉलेज करना है कि मैंने इन लोगों का काम लिया है, तो उसको पूरी डिटेल इस 13th क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू ऑल हैव टू राइट डाउन योर रिसर्च प्रोजेक्ट, और रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के से लेके एंड तक ये पूरी जर्नी आपने बहुत पेशेंस के साथ बहुत केयरफुली कंडक्ट करनी है। थैंक यू।